So guys, again welcome back to my channel, and today we are discussing about the Indian Contract Act 1872. We are basically doing the introduction today. So let's start. So yeah, here is the content of Indian Contract Act. So basically what do you mean by कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंटली हमें यही बताना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है. कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसको लॉ की तरफ से इन्फोर्सिबिलिटी मिलती है. उसके बाद हमें ये जानना है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें क्या बताता है. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें लीगल रूल्स बताता है रिलेटिंग टू प्रोमिसेस. अब मान लो दो लोग प्रॉमिस करते हैं आपस में. फॉर एग्जांपल ए एंड बी प्रॉमिस. ए ने ऑफ़र दिया बी को कि क्या आप मेरी कार परचेज़ करेंगे इन ₹8 लाख. तो बी ने एक्सेप्ट किया वो ऑफ़र. तो ये दोनों के बीच का एक अग्रीमेंट बन गया. और जैसे कि हमने देखा है कि लॉफुल ऑब्जेक्ट है, लॉफुल कंसिडरेशन है, तो इसके बाद ये इन्फोर्सिबिलिटी जो होती है कॉन्ट्रैक्ट की वो इस पूरे एग्रीमेंट को मिल गई. तो एनी एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट. उसके बाद लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे को प्रोमिसेस के कुछ रूल्स, लीगल रूल्स बताता है, जैसे कि देयर फॉर्मेशन, देयर परफॉर्मेंस एंड देयर इन्फोर्सिबिलिटी. ये सारी चीज़ें बताता है. और जो पार्टीज़ होती है कॉन्ट्रैक्ट की वो अपने टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट के खुद बनाती हैं. अगर हम और लॉ की बात करें तो उसके अंदर हमारे को रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे को ऑलरेडी मिलती हैं. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो पार्टीज़ होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की वही अपने लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाती हैं, अपने लिए लॉ खुद बनाती हैं. उसके बाद अगर हम कस्टम और यूसेज की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसी भी कस्टम और यूसेज को अफेक्ट नहीं करता है. कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होती है? मीटिंग ऑफ माइंड्स. इसका मतलब कि जो पार्टीज़ हैं उनका आपस में माइंड कनेक्ट होना चाहिए, मीट होना चाहिए कि वो किस चीज़ के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के क्या टर्म्स हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट की सारे रूल्स, सारे लॉज क्या है, और उन टर्म्स पे उन पार्टीज़ को अग्री होना चाहिए. देयर मस्ट बी म्यूचुअलिटी एज वेल एज मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑफ पार्टीज़. म्यूचुअलिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी ऑफ राइट्स बिटवीन द पार्टीज़, कि जो पार्टीज़ के राइट्स हैं वो इक्वल हो. फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्टी माइनर है और एक पार्टी मेजर है और ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो म्यूचुअलिटी. कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज़ वॉइड. हमने देखा कि एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, उसकी कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये हमें बताता है सेक्शन 10. और उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं वो है देयर इज़ सम कंसिडरेशन फॉर इट, कि एक कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंसिडरेशन होनी चाहिए. द पार्टीज़ आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. पार्टीज़ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट हों. देयर कंसेंट इज़ फ्री कंसेंट हो, कोई ज़बरदस्ती वाली बात ना हो. द ऑब्जेक्ट इज़ लॉफुल. जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है, जिस बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है, वो लॉफुल हो. द टर्म्स और ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वेग और अनसर्टेन. कंफ्यूजिंग टर्म्स नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल और बहुत अंडरस्टैंडिंग टर्म्स होनी चाहिए. द एग्रीमेंट मस्ट बी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस. उस एग्रीमेंट को वो एग्रीमेंट परफॉर्म करने लायक हो, ऐसा ना हो कि उसको परफॉर्म ही ना कर सके कभी. तो ये कुछ 7 चीज़ें हैं जो कि एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं, जिनकी ये कंडीशंस फुलफ़िल होनी चाहिए एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, और जो कि हमारे को सेक्शन 10 में प्रोवाइड किया गया है. सेक्शन 1 से शुरू करते हैं. पहले हमें जब भी हम कोई एक्ट स्टार्ट करते हैं तो हमें उसका पहले प्रीएम्बल पढ़ लेना चाहिए. तो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स इट इज़ हेयर बाय इनैक्टेड एज फॉलोज. इसका मतलब जो इसका प्रीएम्बल को अमेंड भी किया जा सकता है. उसके बाद
सेक्शन 1 पे चलते हैं। शॉर्ट टाइटल, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और अगर आप यहाँ साइड में देखेंगे तो यहाँ पर हर एक्ट की डेट लिखी होती है जब ये एक्ट इनैक्ट होता है। तो यहाँ पे है 25 अप्रैल 1872। उसके बाद अगर हम इसका शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ हमें पता चलता है, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया except the state of Jammu and Kashmir and it shall come into force on the first day of September 1872। तो इन चीज़ों में डिफरेंस होता है, इनैक्टमेंट और फोर्स, मतलब उसको लागू करने में, उसको जनरली यूज़ करने में बहुत फ़र्क होता है। तो हमेशा डेट जो पूछी जाती है वो फोर्स, केम इनटू फोर्स वाली पूछी जाती है। तो जब आपका ऑप्शंस आएंगे 25 अप्रैल 1872 या फिर 1 सितंबर, तो आपको 1 सितंबर ही टिक करना है। उसके बाद अगर हम सेविंग क्लॉज में चलते हैं तो वहाँ पे है, नथिंग हेयर इन कंटेन शैल इफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी स्टैट्यूट, एक्ट और रेगुलेशन नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली रिपील्ड, nor any usage or custom of trade, nor any incident of any contract not inconsistent with the provisions of this act। इसका मतलब ये है कि कोई भी provision of any statute, act, regulation जो यहाँ पे expressly repealed नहीं है, उनको ये act contradict नहीं करता है, inconsistency नहीं देता है, और अगर कोई usage और custom है तो उनको भी affect नहीं करता है। उसके बाद आप हमेशा देखिएगा कि जब हर एक्ट में जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है, मतलब डेफिनेशंस जो होती हैं, वो हमेशा सेक्शन 2 में होती हैं। हमें बस इसके सब क्लॉजेस याद करने होते हैं। तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो है वो हमें बताता है, बहुत सारी डेफिनेशंस देता है, जिससे हमारा बेसिक कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी गो टू सेक्शन 2 क्लॉज ए, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। तो अगर हम 2A की तरफ चलें तो वो हमें प्रपोजल की डेफिनेशन दे रहा है। और प्रपोजल क्या होता है? when one person signifies to another his willingness to do, जब एक इंसान अपनी willingness मतलब इच्छा जाहिर करता है कुछ करने के लिए या किसी चीज़ को रोकने के लिए, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर। इसका मतलब उसकी हामी चाहने के लिए, हामी ऑब्टेन करने के लिए उसकी हाँ चाहिए होती है अगले बंदे के, जिससे वो ये अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है। टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस, उसी एक्ट या फिर उस चीज़, उस एब्सटिनेंस मतलब उस रुकावट के लिए ही सेट टू मेक अ प्रपोजल। प्रपोजल मतलब अपनी इच्छा जाहिर करना इंसान को, और उसी इंसान की हामी लेना कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए। एज सिंपल एज दैट। और अगर हम सेक्शन 2B की तरफ जाते हैं तो इट सेज, व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। A proposal when accepted becomes a promise। उसके बाद ये बताता है कि what is promise। जिस बंदे, जिस इंसान के आगे प्रपोजर ने इच्छा जाहिर की होती है, जब वो अपनी एसेंट दे देता है, जब वो अपनी हामी दे देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रपोजल। जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रपोजल एक प्रॉमिस बन जाता है। उसके बाद 2C पे चलते हैं। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसी। जो प्रपोजल रख रहा है उसको कहते हैं प्रॉमिसर, और जिसने एक्सेप्ट किया है वो प्रपोजल उसे कहते हैं प्रॉमिसी। उसके बाद चलते हैं सेक्शन 2 क्लॉज D। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर कौन? जिसने प्रपोजल रखा था, जिसने अपनी इच्छा जाहिर करी थी। When at the desire of the promisor, मतलब प्रॉमिसर की इच्छा पर the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। जब प्रॉमिसर की डिजायर पे जो प्रॉमिसी है या कोई दूसरा बंदा कर चुका है या नहीं करने वाला है, कर रहा है या नहीं कर रहा,
करने वाला है या उस चीज़ को नहीं करने वाला, वो चीज़, वो एक्ट या वो एब्स्टिनेंस जो प्रॉमिसर चाहता था, तो वो उसकी कंसिडरेशन है। फॉर एग्जाम्पल है A and B are two parties. A is a proposal, A made a proposal, A ने एक प्रपोजल रखा B के आगे कि क्या आप मेरा घर 5 लाख रुपए में खरीदेंगे, और B ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया कि जी हाँ, मैं आपका घर 5 लाख रुपए खरीदने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब है कि प्रॉमिसर की जो कंसिडरेशन है प्रॉमिसर की, वो क्या है, 5 लाख रुपए, और जो प्रॉमिसी को मिल रहा है वो है उसका ए का घर। ये तो हो गया एक्ट। अगर हम एब्स्टिनेंस की बात करें तो एब्स्टिनेंस होता है, फॉर एग्जांपल ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें अपना घर 5 लाख रुपए का देता हूँ अगर तुम सी से शादी नहीं करोगे तो। किसी चीज़ को रोकने के लिए प्रॉमिस लेना उसको कहते हैं एब्स्टिनेंस। और अगर बी मान जाता है कि ठीक है, अगर आप मुझे अपना घर 5 लाख रुपए में दे रहा हूँ तो मैं सी से शादी नहीं करूँगा, तो वो क्या है, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर कंसिडरेशन भी है और एब्स्टिनेंस भी है। एब्स्टिनेंस होता है नेगेटिव एक्ट, मतलब किसी चीज़ को रोकना। ओके, तो ये है कंसिडरेशन। किसी चीज़ की जब प्रॉमिसर को कोई चीज़ देनी होती है और जो प्रॉमिसी को रिसीव होता है उसे कहते हैं कंसिडरेशन। तो यहाँ पे है सबसे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इंटेंशन होनी चाहिए एक लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करने की। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए कि आपके किसी फैमिली रिलेटिव ने कहा कि इस संडे हम लोग सारे डिनर पे चलेंगे। उन्होंने एक प्रपोज़ल रखा और आपकी फैमिली ने उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, एक्सेप्ट किया। अब संडे आया तो जो प्रपोज़र था, जिन्होंने प्रपोज़ल रखा था, उन्होंने बोल दिया कि सॉरी, हम लोग आज डिनर पे नहीं जा सकते बिकॉज दिस प्रॉब्लम हो गई है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उन पे केस कर दोगे कि नहीं, आपने तो कहा था कि इस संडे हम लोग सारे डिनर पे जाएंगे, हमने एक्सेप्ट भी किया था और आज आपने मना कर दिया, आपने ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट को। नहीं, क्यों? क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे, उस प्रॉमिस के पीछे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, उस प्रॉमिस के पीछे कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं थी। ऐसा नहीं था कि अगर किसी ने भी ये प्रॉमिस तोड़ा तो वो अगले दिन कोर्ट में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। तो लीगल इंटेंशन होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के लिए। जैसे कि एक केस था जोन्स वर्सेस पैडवटन। इसके अंदर क्या था कि एक डॉटर थी, मदर एंड डॉटर का केस है, जिसके अंदर डॉटर एक सिविल सर्विस में ऑलरेडी जॉब कर रही होती है, लेकिन उसकी मदर चाहती है कि वो फॉरेन जाके अपनी मास्टर्स करे, अपनी स्टडीज़ और आगे बढ़ाए, जिसकी वजह से उसकी मदर ने प्रपोज़ल रखा कि तुम ये जॉब छोड़ो और फॉरेन जाके तुम पढ़ाई करो और जितना खर्चा होगा वो मैं उठाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के लिए इंटेंशन थी। उसके बाद जो डॉटर थी उसने जॉब छोड़ी और वो आगे पढ़ने चली गई। बट क्या हुआ कि 5 साल तक वो पढ़ती रही। उसके बाद मदर ने मेंटेन करना बंद कर दिया, पैसे भेजने बंद कर दिए। तो जब कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने ये फैसला किया कि हाँ, मदर की जो लाइबिलिटी थी वो सिर्फ उस कोर्स के टाइम पीरियड तक के लिए ही थी जब तक उन्होंने जिस कोर्स के लिए उन्होंने भेजा था, उसके आगे की जिम्मेदारी नहीं थी। तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच में चाहे बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप था, लेकिन लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक और एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे होता है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। यहाँ पे क्या होता है, एक कपल इंग्लैंड चला जाता है छुट्टियों पे। हेल्थ इशू की वजह से जो वाइफ थी वो हस्बैंड वापस अपनी जहाँ पे जॉब करता है साइलॉन, वहाँ पे आ रहा होता है, लेकिन हेल्थ इशू की वजह से जो वाइफ है वो कंपनी नहीं कर पाई हस्बैंड को वापस साइलॉन पे जहाँ पे वो काम करता था। हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था कि वो हर महीने 30 पाउंड्स पे करेगा टू हिज वाइफ एज मेंटेनेंस। और उसके बाद क्या हुआ, लेकिन जो हस्बैंड था वो फेल टू पे द मेंटेनेंस टू हिज वाइफ।
द हस्बैंड वॉज हेल्ड नॉट लाइबल। हस्बैंड जो था वो जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन ही नहीं थी, कोई इंटेंशन नहीं थी। इस वजह से हमारे को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये बहुत मतलब नेसेसिटी है कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की इंटेंशन हो। अब अगर भाई बहन एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि आज शाम में तेरे को चॉकलेट ला के दूंगा, तू मेरा होमवर्क कर दियो, अगर ला के नहीं दिया तो आप कोर्ट नहीं चले जाओगे, तो इसे कहते हैं लीगल इंटेंशन, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट ना करना। उसके बाद लेकिन अगर आप ये प्रॉमिस अपने किसी प्रोफेशन में करते हैं तो वो एक मतलब लीगल ऑब्लिगेशन बन जाता है उसको मेंटेन करना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जिसके अंदर आपको ये समझाया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक क्या है, और सबसे बड़ा बेसिक तो यही है, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। ये हमने समझ लिया। यहाँ पे हमने 2 केसेस पढ़े हैं, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर और जॉन्स वर्सेस पैडवटन। सो गाइज, थैंक यू फॉर टुडे, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2 की तरफ। तो guys, thank you so much, and please subscribe my channel, and click on the like button, and please comment your views, and thank you so much guys.